बोलो। लेट्स बिगिन। लेट्स बिगिन। अभी कल तो यहाँ तक लिख लिए थे, आज क्या लिखना है? हाँ, नोट्स कंटिन्यू करना है। होमवर्क के क्वेश्चन पहले नोट्स लिखने के बाद डिस्कस होंगे। कितना डिस्कस होगा, किया है कि नहीं किया है? तब तक याद नहीं था क्या? तो सर को बोलना पड़ेगा, सर रोज ही मैसेज डालो, ये बच्चे बिना मैसेज के कुछ कर नहीं सकते। हाँ या नहीं? जरूरी हो गया है ना, सर मैसेज डालेंगे जब भी अपने नींद खुलेंगी, नहीं तो हम सोए रहेंगे, हमको क्या फर्क पड़ता है, होमवर्क है तो। वर्का, ये वाला फैन बंद कर दो प्लीज।
हम्म।
विजिबल नहीं है। अबे लिख लो प्लीज। हो गया, लिख लिया। एक्सप्लेन करूं? दो चीजें लिखी आज, ओवर टाइम और टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। पहले अपन ये देखेंगे टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग, और ये क्या होता है, क्यों होता है, इसका फर्क क्या है, इसमें क्या सेंस बनता है। ठीक है। टाइम कीपिंग मतलब क्या रहता है, और टाइम बुकिंग, किसी को पता है ये दोनों का मीनिंग क्या होता है? दोनों सेम है, दोनों डिफरेंट है? ये लैंग्वेज में नहीं चाहिए मुझे जो मैंने लिखा है, कुछ नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में। देखो, टाइम कीपिंग मतलब हर एक एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ मिलता है, पर्सनलाइज चीज, जैसे आईडी कार्ड, बैज, जिससे वो ऑफिस में एंटर करता है जब स्वाइप करता है, ऑफिस से बाहर आता है एग्जिट करता है जब स्वाइप करता है। समझ में आ रहा है? ऑफिस में जितना टाइम है उतना टाइम उसको बार बार स्वाइप करने का नीड नहीं है, पर जब उसको एंट्री गेट से बाहर जाना है तो स्वाइप करना पड़ता है, एंट्री गेट में आना है तो स्वाइप करना पड़ता है। या बायोमेट्रिक डिवाइसेस होते हैं। आप में से कितने लोग हॉस्टल में रहते हो, कुछ बायोमेट्रिक्स के टाइप का कुछ देखा होगा लाइफ में। या तो फिर कोई अंकल बैठे रहते हैं जो रजिस्टर में एंट्री करते हैं, ये व्यक्ति इतने टाइम को आया, इन टाइम आउट टाइम लिखते हैं। इन टाइम आउट टाइम होता है जनरली, पता है सबको। इन टाइम और आउट टाइम का मीनिंग क्या होता है, कितने बजे तुम आए और कितने बजे तुम गए। अभी तुम जितने बजे आए जब से लेके तो जितने बजे गए, वो जो ड्यूरेशन है दैट इज टाइम कीपिंग, दैट इज टाइम कीपिंग। पर अब तुम जितने घंटे अंदर थे, पूरा टाइम काम कर रहे थे क्या? वहां पे बैठ के तुम अगर सारा टाइम पास करते रहो तो वहां पे टाइम बुकिंग काम में आता है। क्या आता है? टाइम बुकिंग काम में। अभी कैसा रहता है, अभी तो आप लोग न्यू हो टू दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। अब जब आप जॉब करोगे तो आप बहुत फेमिलियर हो जाओगे। एक होता है टाइम शीट। क्या होता है? टाइम शीट। आपके भाई बहन अगर कोई जॉब करते हैं तो उनको पूछ के देखना टाइम शीट भरते हो क्या? टाइम शीट आप भरते हो क्या, पूछ के देखना। हर एम्प्लॉय को मैंडेटरीली टाइम शीट फिल करना जरूरी होता है, स्पेशली इन सर्विस इंडस्ट्री। हाँ बोल रही हूँ, स्पेशली सर्विस इंडस्ट्री। अब सर्विस इंडस्ट्री में ही क्यों, प्रोडक्शन में क्यों नहीं? ये तो सब मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से रिलेटेड है। क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में हम आइडेंटिफाई कर सकते क्या, एम्प्लॉयर बता सकता क्या कि यशवी ने कितने घंटे कॉस्टिंग की पढ़ाई की, कितने घंटे ऑडिट की पढ़ाई की। मेरे पास उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड है क्या? वो बोले संडे को क्लास में आके सुबह 7 बजे क्लास में आ गई थी, सुबह 12 बजे तक के रुकी। कितने घंटे रुकी? कितने घंटे रुकी? 5 घंटा। कैसे पता चला? टाइम कीपिंग से। टाइम कीपिंग से पता चला। अब जो टाइम कीपिंग से पता चला उसमें 5 घंटे में उसने कितने घंटे किसकी पढ़ाई की, वो किसकी जिम्मेदारी है बताना। तो टाइम बुकिंग की है, लेकिन टाइम बुकिंग कैसे बताएगा? जब यशवी खुद बोलेगी, जब, क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री वाली बात हो गई। अभी अगर इसकी जगह पे मैन्युफैक्चरिंग वाला रहता तो वो बता सकता था कि भैया तुम कहाँ पे थे, तुमने कौन से जगह पे स्वाइप किया कार्ड एंटर करते से, प्रोडक्शन बिल्डिंग ए में किया, बी में किया या सी में किया। अगर तुमने प्रोडक्शन बिल्डिंग ए में किया, यानी तुम मशीन ए के पास काम कर रहे थे, तुमने मशीन ए के लिए काम किया होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो उसके लिए अपने को टाइम कीपिंग के लिए टाइम शीट का नीड नहीं पड़ता, टाइम बुकिंग के लिए भी टाइम शीट का नीड नहीं पड़ता। किसके केस में? मैन्युफैक्चरिंग के केस में। वो मैन्युफैक्चरर को आइडेंटिफाइड रहता है कि वो आदमी की जो शिफ्ट है उसको कहाँ पे काम करना है। जैसे हाउसकीपिंग सर्विसेज आपने सब जनों ने देखा होगा, हाउसकीपिंग वाले रहते हैं। हाउसकीपिंग वालों के लिए एक चार्ट बनाया हुआ होता है, वो चार्ट पे एंट्री करते जाते हैं। कहीं पे देखा है? मॉल्स वगैरह में, मॉल्स वगैरह में या कहीं पे टिक करते रहते हैं कि यस प्रेजेंट,
ये क्लीन किया लिखा रहता है, पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है, कभी देखा नहीं है। बहुत सारी जगह पे रहता है, मॉल्स में स्पेशली वॉशरूम्स में लगे रहते हैं। वॉशरूम क्लीनिंग के लिए जो क्लीनिंग सर्विसेज वाले रहते हैं उनका लगा हुआ रहता है। आप अगर होटल्स में जा रहे हो तो होटल में जब आप चेक इन करते हो और चेकआउट करते हो उस दौरान आपको हाउसकीपिंग वाले का भी ट्रैक वो लोग रखते हैं कि कितनी बार हाउसकीपिंग सर्विसेज वाले आपके पर्टिकुलर रूम में आके हाउसकीपिंग की सर्विस प्रोवाइड करके गए, तो उनको पता रहता है कब कौन सा इंसान क्या काम कर रहा है। समझ में आ रहा है सर्विस इंडस्ट्री का बिजनेस कैसे होता है? अब से फॉर एग्जाम्पल मैं डिलॉयट में जॉब कर रही थी, मेरे पास एक दिन में एक ही कंपनी का काम रहता था क्या? या सीजन होता है, अपने को पता है अपन ऑडिटर्स अगर रहे तो अपना सीजन होता है, ऑडिट सीजन, ऑडिट पीरियड। अब वो जो ऑडिट पीरियड होता है उसमें सिर्फ एक ही कंपनी का ऑडिट करेगा क्या एक व्यक्ति? तो कंपनी को तो इतना सारा कॉस्ट पड़ जाएगा। अब एक व्यक्ति मल्टीपल कंपनीज का ऑडिट करता है, मेरे पास साइमल्टेनियसली 5 कंपनी के असाइनमेंट थे। अब मैं कौन से कंपनी में कितना टाइम काम कर रही हूँ उसकी जिम्मेदारी किसकी? क्योंकि कौन से कंपनी में कितना टाइम काम कर रही हूँ वो क्यों जरूरी है? क्योंकि वो देखेंगे मेरी कंपनी की मैं कौन से कंपनी में कितने घंटे टाइम काम कर रही हूँ, और उस बेसिस पे उसको चार्ज करेंगी कि हमारा ये लेवल का पर्सन इतने घंटे ये काम कर रहा था, तो इतने घंटे का रेट कितना है। मैंने आपको ये रेट बताया था कैसे लगाते हैं, कार्तिक का एग्जाम्पल लेके याद होगा तो। विप्रो में गया था, विप्रो से डिलॉइट में आया था, याद आया क्या? वैसे ही ऑडिट फर्म्स में स्पेशली ऐसे ही बिलिंग होती है कि कौन से लेवल का व्यक्ति कितने घंटे काम कर रहा था तुम्हारे पर्टिकुलर कंपनी का। तो अब मैं 3 असाइनमेंट में अगर एक साथ काम कर रही हूँ तो 3 असाइनमेंट से कौन से असाइनमेंट में कब काम किया, कितने दिन काम किया, एक हफ्ते का पूरा रिकॉर्ड चाहिए उनको। तो क्या करेंगे, एक हफ्ते की टाइमशीट देते स्टार्टिंग फ्रॉम संडे टू सैटरडे। संडे को तुमने काम किया क्या? मैंने नहीं किया तो मैंने 0 आवर्स लिखा वहां पे। मंडे नेट टोटल में वहां पे 8 ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर मैं 8 से एक्सीड करती हूँ यानी मैंने ओवर टाइम किया, अगर मैं 8 से कम करती हूँ यानी मैंने कम टाइम काम किया, तो मेरा पेमेंट कम आना चाहिए। समझ में आया क्या? या फिर आइडल टाइम ऑटोमेटिकली बुक होना चाहिए। 8 घंटा स्टैंडर्ड कंपनी की प्रैक्टिस है कि काम करना ही है। अब मेरे 8 घंटे का उनको बाइफर्केशन चाहिए बाय केस ऑफ टाइम बुकिंग, तो मैं क्या करूंगी, टाइमशीट में फिल करूंगी मंडे एक्स वाई जेड कंपनी 2 घंटा, एबीसी कंपनी 5 घंटा, कितने घंटे हुए? 7 घंटे हुए। 1 घंटे का मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया तो उन्होंने क्या लिखा नीचे, टोटल में 7 मेरा गिवन और 8 बाय डिफॉल्ट था, तो 7/8 लिखा, यानी 1 घंटे का टाइम मिसिंग है। तो उन्होंने इम्प्लाइडली कैलकुलेट कर लिया 1 घंटा जो है वो आइडियल टाइम है। क्या इम्प्लाइडली कैलकुलेट कर लिया? 1 घंटा जो है वो आइडियल टाइम है। अब ट्यूसडे में मैंने लिखा 4 घंटा एबीसी कंपनी, 6 घंटा एक्स वाई जेड कंपनी, कितने घंटे लिख दिया मैंने? अब यहाँ पे 2 घंटा ओवर टाइम है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो कंपनी को कैसे पता चलता है तुम कितने घंटा किसका काम कर रहे हो? कंपनी ने टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग से समझा, टाइम कीपिंग से समझा तुम टोटल कितने घंटे थे वहां पे, और टाइम बुकिंग से समझा कि उसमें से तुमने कितने घंटे काम किया। अभी मेरा अगर टाइम कीपिंग में मंडे में 8 आवर्स आ रहा है, मंडे में 8 आवर्स आ रहा है, मैंने जब ऑफिस में एंटर किया वहां से लेके तो ऑफिस से एग्जिट किया उसमें 8 आवर्स आ रहा है, और मैंने टाइम बुकिंग में 7 आवर्स का ही डेटा डाला था, याद होगा तो मंडे में। तो समझ में आ रहा है 1 घंटा मैंने टाइम बुकिंग में नहीं डाला है पर टाइम कीपिंग में था, यानी मैंने टाइम पास किया है वो 1 घंटे का, तो वो मेरा आइडल टाइम हो गया। अभी ट्यूसडे में मेरा 10 आवर्स भर रहा था, ट्यूसडे में मेरा 10 आवर्स भर रहा था, टाइम कीपिंग में मेरा 10 आवर्स था, टाइम बुकिंग में मेरा 10 आवर्स था, कोई दिक्कत नहीं। अब वेनसडे आया, वेनसडे में मैंने एबीसी कंपनी 3 आवर्स, एक्स वाई जेड कंपनी 3 आवर्स ऐसा लिखा, उतना लिख के छोड़ दिया, तो टाइम बुकिंग में कितना घंटा गया? 6 आवर्स। अभी टाइम कीपिंग में मैंने पंच इन करने से एग्जिट करने तक के 7 घंटा रुकी, यानी मैंने एक्चुअली कितने घंटे काम किया? 7 घंटे में से 6 घंटा काम किया, जबकि मेरे को करना कितने घंटे चाहिए था? 8 आवर्स करना चाहिए था। तो अब ये चीज समझ में आ रही, 1 घंटा में जल्दी घर पे गई, पहली चीज तो 1 घंटा में जल्दी घर पे गई, और 1 घंटा मैंने टाइम पास किया। अब 1 घंटा जो मैंने टाइम पास किया वो नॉर्मल है, क्योंकि अगर इंसान 8 घंटे तुम्हारे ऑफिस में रुक रहा है तो आधे घंटे का लंच ब्रेक, 15-15 मिनट के 2 स्नैक ब्रेक, टोटल 1 आवर का ब्रेक देना हो ही जाता है मोर और लेस, ठीक है? तो 1 आवर का ब्रेक है तो नॉर्मल आइडल टाइम कंसिडर हो जाएगा। पर वो 1 आवर जो है, जो मेरा ना टाइम कीपिंग है ना टाइम बुकिंग में, वो क्या आएगा? एबनॉर्मल आइडल टाइम। क्यों एबनॉर्मल आइडल टाइम? मैं रोज रोज 7 बजे जा रही हूँ क्या? नहीं, आज कुछ स्पेसिफिक इमरजेंसी हो गई है, स्पेसिफिक सिचुएशन बन गई जिसकी वजह से मुझे 7 घंटे के बाद जाना पड़ा। समझ में आ रहा है क्या?
मे भी मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी उस दिन, मे भी मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी कि मैं 7 घंटे में निकल गई, 6 घंटे काम किया, आखिरी के 1 घंटे बैठी रही, सिर पकड़ के, सिर बहुत दुख रहा है। फिर मेरे बॉस ने बोला भाई तू घर पे जा जल्दी से, तो मैं 1 घंटा जल्दी चले गई। समझ में आया क्या? तो ये सब किस चीज से पता चल रहा है? टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग से समझ में आ रहा है। टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग का मीनिंग समझा, क्या पर्पस होता है ये समझा। टाइम कीपिंग से पता चलता है अपन ने कितने घंटे ऑफिस में थे, जिसकी वजह से डिटरमाइन होगा कि अपने को सैलरी कितनी मिलनी चाहिए टोटल में। ठीक है। टाइम बुकिंग क्या हेल्प करता है? टाइम बुकिंग हेल्प करता है अपने को कॉस्ट को अलोकेट करने में। मेरे को जितनी सैलरी जा रही है उसमें से कितनी सैलरी क्या काम के अगेंस्ट गई। मैं जब 7 घंटा से 7 घंटा, फिर ट्यूसडे में 10 घंटा और वेनसडे में 6 घंटा बैठी थी, वो मेरे काय में गए एबीसी कंपनी और एक्सवाईजेड कंपनी में। तो मैंने कितने घंटे एबीसी कंपनी का काम किया ये हफ्ते में, कितने घंटा एक्सवाईजेड कंपनी का काम किया, उस हिसाब से एबीसी को कितना चार्ज करना चाहिए, एक्सवाईजेड को कितना चार्ज करना चाहिए। समझ में आया? तो ये उनको कॉस्ट डिटरमाइन करने को होता है, ये इनको टोटल में एम्प्लॉय का सैलरी देने को कॉस्ट डिटरमाइन करने को होता है। इसमें तुम्हारे कस्टमर को कितना कितना कॉस्ट कौन से पर्टिकुलर काम के अगेंस्ट लगा वो डिटरमाइन करने को होता है। समझ में आ रहा है क्या? अभी मैं एग्जाम्पल चेंज करती हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आ जाती हूँ। अपन है क्या, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लेते, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है। अभी मेरा काम था सुपरविजन का। मेरा टाइम कीपिंग से क्या रिकॉर्ड होगा कि मैं रोज आई और गई कितने घंटा, उससे मेरा सैलरी डिटरमाइन होगा। तो वो सर्विस इंडस्ट्री के लिए भी सेम है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए भी सेम है। अभी टाइम बुकिंग का कैसा सिस्टम रहेगा? मैंने कितने सुपरवाइजर का काम था मेरा, तो मैंने कितने घंटे मशीन ए को सुपरवाइज की, कितने घंटे मशीन बी को सुपरवाइज की। मशीन ए क्या कर रही थी? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम आ रही थी। मशीन बी जो थी वो लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम आ रही थी। तो उससे समझ में आएगा कि लैपटॉप जो है उसको कितना कॉस्ट देना है और मोबाइल को कितना कॉस्ट देना है। क्यों कॉस्ट देखना जरूरी है? क्योंकि सारे खर्चे मिला के फिर अपन कंपेयर करेंगे, अपन इतने में बेच रहे हैं तो अपने को नफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अल्टीमेट मोटो क्या है? अपने को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है देखना अपना। तो इसीलिए अपन कॉस्ट निकालते हैं और फिर अपने को समझना कि अपने को कॉस्ट कम करना है अगली बार। तो वो कॉस्ट शीट काम में आती है। क्यों काम में आती है? इस बार अगर ज्यादा खर्चा लग रहा है तो पिछली बार कम होना चाहिए। समझ में आ रहा है लॉजिक? लॉजिक समझ में आ रहा है? इसीलिए अपन खर्चा हर प्रोडक्ट पे देखते हैं। हर प्रोडक्ट पे कैसे देखते हैं कि मैंने मोबाइल के इसमें कितने घंटे काम किया, मैंने लैपटॉप के इसमें कितने घंटे काम किया, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में मैंने जितने घंटे काम किया उतने घंटों में कितने मोबाइल बने। तो मेरे को एक मोबाइल के अगेंस्ट मेरा कॉस्ट कितना है। समझ में आया क्या? एक मोबाइल के अगेंस्ट मेरा कॉस्ट कितना है। जितने घंटे मैंने लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग में काम किया उतने घंटे में कितने लैपटॉप बने, तो एक लैपटॉप के अगेंस्ट मेरा कितना खर्चा है। समझ में आया? ये देखना रहता है अपने को मेन। समझ में आ रही है बात? अब उसी में ये दोनों के डिफरेंस जो है, गैप बिटवीन आवर्स पेड एंड आवर्स वर्क कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू नॉर्मल एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम। ये दोनों के बीच में का डिफरेंस जो है वो नॉर्मल आइडल टाइम होगा या एबनॉर्मल होगा। कॉस्ट पर आवर कैसे निकालेंगे? जो मैंने बताया आपको, मेरा इतना कॉस्ट लग रहा, मोबाइल इतने बने इतने घंटे में, तो मेरा पर आवर रेट क्या है और पर मोबाइल रेट क्या है, तो कैसे निकालेंगे? मेरे को कितना पैसा दिया वेज और इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, मैंने कितने घंटे काम किया, डिनोमिनेटर यहाँ से लेंगे, न्यूमरेटर यहाँ से लेंगे। समझा क्या? न्यूमरेटर कितना पैसा दिया कंपनी ने मेरे को, डिनोमिनेटर कितने घंटे मैंने वो पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ जॉब में काम किया, मोबाइल के अगेंस्ट मैंने कितने घंटे काम किया। तो मोबाइल का मेरा कॉस्ट पर आ रहेगा कि मोबाइल के इसलिए मोबाइल वाले डिपार्टमेंट के लिए मैं 1 घंटे रहूं तो मेरे को क्या रेट लग रहा है, कितना कॉस्ट लग रहा है कंपनी को पर आवर। तो वो मोबाइल का आ गया। वैसे ही लैपटॉप का, दोनों का अलग अलग आएगा रेट। क्यों? क्योंकि मोबाइल के इफेक्टिव आवर्स अलग होंगे, लैपटॉप के इफेक्टिव आवर्स अलग होंगे। कैसे क्या? यहाँ से निकलेंगे आवर्स। समझ में आ रहा है क्या? इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कैसे निकलते हैं? आवर्स वर्क, आपने कितने घंटे वर्क किया उसमें से नॉर्मल टाइम कितना था, आइडल टाइम। समझ में आया क्या? तुमने 10 घंटे काम किया, उसमें से 1 घंटा तो टाइम पास ही किया, तो 9 ही घंटा आना चाहिए इफेक्टिव। समझ में आ रहा है? अभी कॉस्ट पर आवर समझा क्या है? अभी कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम कैसे निकालते हैं? एबनॉर्मल आइडल टाइम कैसे निकलेगा? आपको ये दोनों के गैप से समझ में आएगा कि आपका आइडल टाइम कितना है। फिर आप क्लासीफाई करोगे नॉर्मल रीजन से था, एबनॉर्मल रीजन से था। नॉर्मल रीजन से था तो आपकी इफेक्टिव आवर्स में कंसिडर हो गया। एबनॉर्मल रीजन से था तो आपको समझ में आ गया वो एबनॉर्मल आइडल टाइम है, इनटू कॉस्ट पर आवर जो एज पर थर्ड नंबर निकला, थर्ड नंबर के हिसाब से जो कॉस्ट पर आवर निकला वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एबनॉर्मल का कॉस्ट आ जाएगा। समझ में आया क्या? क्या बता रही हूँ मैं?
दिमाग में जा रहा है कि ऊपर से जा रहा है? कहाँ जा रहा है, ऊपर से कि दिमाग में? फिट हो रहा है ना, फिट कर लेना, नट बोल्ट लगा लो, या फिर कान से, एक दूसरे कान से जा रहा होगा तो बंद कर लो कान। अरे दूसरा कान बंद कर लो भैया, फिट हो जाएगा ना, एक कान से जाएगा दूसरे कान से बाहर नहीं जाएगा ना वापस। समझ में आया क्या? अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन ओवर टाइम। ओवर टाइम क्या होता है मैंने बताया है आपको, नॉर्मल आवर्स के बियॉन्ड अगर अपन काम करते हैं, इसका ही मतलब अपन ओवर टाइम काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। मैंने कल भी एक एग्जांपल लिया था, 50 रुपए आर के हिसाब से पेमेंट मिल रहा था, और ओवर टाइम कर रहे थे तो 80 रुपए के हिसाब से मिल रहा था। तो वैसे ही अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया ओवर टाइम का पैसा कितना मिल रहा है, तो डबल पैसा मिल रहा है ये समझेंगे। 50 रुपए घंटा मिल रहा था नॉर्मली, तो 100 रुपए घंटा ओवर टाइम का मिलेगा। समझ में क्या आया क्या? अब उसमें से प्रीमियम कितना हुआ? अगर आपको नॉर्मली 50 रुपए घंटा मिल रहा है, नॉर्मली 50 रुपीज आर का कॉस्ट है, तो ओवर टाइम कॉस्ट कितना हो गया? 100 रुपीज आर। अब इसमें दो हिस्से रहते हैं, नॉर्मल और प्रीमियम। नॉर्मल कितना, जितना ये था वही नॉर्मल, तो कितना नॉर्मल? 50 रुपए आर। प्रीमियम कितना फिर बचा हुआ? 50 रुपए पर आर। समझा क्या? तो प्रीमियम का 50 रुपया कैसे आया, समझा? तो अभी नीचे मैंने हर जगह पे प्रीमियम वर्ड लिखा था, ये इधर यहाँ पे चार्ट में, समझ में आ रहा होगा तो वो प्रीमियम यानी वो 50 रुपए बचे हुए की बात कर रहे हैं, नॉर्मल 50 रुपए की बात नहीं कर रहे। समझ में आया क्या? लॉजिक समझ में आ रहा है? अभी ओवर टाइम का पेमेंट जनरली अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो डबल द पेमेंट करते हैं। क्या करते हैं? डबल द पेमेंट। डबल द पेमेंट का मतलब क्या हुआ? आपको अगर 100 रुपया नॉर्मली मिल रहा था तो 200 रुपया मिलेगा। समझ में आया क्या? क्योंकि आप ओवर टाइम कर रहे हो। हाँ, क्योंकि आप ओवर टाइम कर रहे हो, तो वही लिखा है मैंने, देखो। ओवर टाइम यानी क्या? वर्किंग बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स, जनरली मोर देन 9 आवर्स। मैंने कल आपको बताया क्यों मोर देन 9 आवर्स। 8 आवर्स अ डे होता है, लेकिन समझा जाता है एक आध घंटा तो वो ओवर टाइम के वजह से एक्स्ट्रा बैठेगा ही, जिसको अपने को कंसिडर नहीं करना चाहिए आइडियली। तो और 48 आवर्स अ वीक, एक हफ्ते में 48 घंटे, यानी कितने घंटे पर डे? देखो 8। हाँ, 9 घंटे कितने कितने आ रहे हैं तुम्हारे? 9 into 6 बताओ। और 8 into 6 कितने आ रहे हैं? 48। तो ये 8 8 घंटे बोल रहा है एक दिन में, ऐसा आप लोगों का अजम्पशन आ रहा है अभी। 48 आवर्स अ वीक यानी 8 घंटे एक दिन के। पर जरूरी है क्या हर कंपनी जो है सिर्फ संडे की छुट्टी देंगी? बहुत सारी कंपनी सैटरडे को छुट्टी देती है, बहुत सारी कंपनी सेकेंड फोर्थ सैटरडे को छुट्टी देती है। तो एक्चुअली में या तो तुम हफ्ते में 6 दिन 8 8 घंटे काम करो, या तो तुम 5 दिन 9 9 घंटे काम करो। अंदाजन अंदाजन हफ्ते में 6 दिन 8 8 घंटे काम कर रहे हो, या तो हफ्ते में 5 दिन 9 घंटे काम कर रहे हो। दैट मीन्स आप ओवर टाइम के लिमिट के पास पहुंच गए हो। समझ में आ रहा है क्या? ये मैंने अपने मन से निकाला क्या? नहीं, ये है आपका फैक्ट्री लॉ के हिसाब से लिखा हुआ। फैक्ट्री एक्ट होता है, फैक्ट्री लॉ होता है, ठीक है? उसमें दिया हुआ है फैक्ट्री एक्ट में कि भैया जो लेबरर्स होते हैं वो या तो 9 घंटा एक दिन में काम कर सकते हैं मैक्सिमम, या तो फिर 48 घंटा एक हफ्ते में काम कर सकते हैं। और उसके बियॉन्ड काम कर रहे हैं तो उनको 100% ऑफ द नॉर्मल पेमेंट विल बी पेड एज ओवर टाइम प्रीमियम। यानी कितना? नॉर्मल पेमेंट जो कर रहे हो वो तो रहेगा ही, प्लस 100% और, यानी 200% पेमेंट जा रहा है। 50 रुपए का 200% यानी 100 रुपया। 50 रुपया नॉर्मल पेमेंट और 50 रुपया 100% जो है वो ओवर टाइम प्रीमियम। समझ में आ रहा है लॉजिक? बैठ रहा है दिमाग में? अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है देखो, रेट नॉर्मली डबल है अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है। क्वेश्चन में अगर बोला है तो क्या करेंगे? जो क्वेश्चन में बोला है वो, क्वेश्चन भगवान होता है, क्वेश्चन के आगे नहीं जाने का, ठीक है? अभी ये नीचे की सिचुएशन और ट्रीटमेंट जो है ये अपन
बाद में समझेंगे, पहले एक आध क्वेश्चन करेंगे ओवर टाइम का, तो आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, ठीक है। स्टडी में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। देखो, एज पर फैक्ट्री एक्ट, पेज नंबर 17, as per factory act, where a worker works in a factory for more than 9 hours in a day or for more than 48 hours in a week, he shall in respect of overtime work be entitled to wage at the rate twice the ordinary wage। समझा क्या? मैंने अपने मन से लिखा क्या? वो दोनों चीज ओवर टाइम की नहीं, यहाँ से लिखी है। समझा क्या? 17, 3.17। हाँ, तो वो पॉलिसी फॉलो करेंगे, बट इसीलिए अपन वो, मैंने बोला क्वेश्चन स्पेसिफिक करेंगे। हाउएवर क्वेश्चन में डबल से ऊपर ही होना चाहिए आइडियली। रियल लाइफ सिनेरियो में मिनिमम डबल देना एज पर फैक्ट्री एक्ट रूल है, नहीं तो एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? लेबर लॉ बहुत स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट होता है, वो लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, लेबर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। इसीलिए अपने को ये फैक्ट्री के जो एक्ट और फैक्ट्री के लॉ है वो फॉलो करना जरूरी होता है। रियल लाइफ सिनेरियो बता रही हूँ, और थेरोटिकली अपन कुछ भी कर सकते हैं, पर प्रैक्टिकली क्या है? प्रैक्टिकली ट्वाइस तो पेमेंट होता ही है, यानी 200% तो पेमेंट होता ही है। बहुत सारी कंपनीज में 2.5 टाइम्स पेमेंट होता है, यानी 250 टाइम्स पेमेंट होता है, 250% पेमेंट होता है। 2.5 टाइम यानी 250% पेमेंट होता है। समझ में आ रहा है? तो आपको ओवर टाइम का प्रीमियम कितना मिल रहा है वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, बट बेयर मिनिमम डबल तो मिलना ही चाहिए एज पर फैक्ट्री एक्ट। अपने क्वेश्चन में अगर डबल से कम लिखा है तो अपना क्वेश्चन एक्सेप्टेबल है। प्रैक्टिकल है क्या? थेरोटिकली कर रहे हैं अपन, अपन रियल लाइफ की कोई फैक्ट्री के इसमें कर रहे हैं क्या? प्रैक्टिकली यानी रियल लाइफ सिनेरियो में, रियल लाइफ सिनेरियो में कर रहे हैं क्या? नहीं, थेरोटिकली कर रहे हैं। अपना एग्जाम्पल केस स्टडी बेस है, तो अपने केस में हो सकता है लेस देन ट्वाइस। समझा क्या? अभी ये ओवर टाइम और कॉजेस और ट्रीटमेंट, ये मैंने भी आपको लिखा है। अभी जो मैंने 5 लिखा है उसी में के 4 है ये, तो अपने को वो बाद में देखना है, पहले अपन क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी, दो एम्प्लॉइज है, वो दोनों की अर्निंग्स बताना है। फ्रॉम पर्टिकुलर फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर अ मंथ अलोकेटेड टू एम्प्लॉय कॉस्ट टू ईच जॉब एक्स वाई एंड जेड। हर एक व्यक्ति ए जो है वो जॉब एक्स पे भी काम कर रहा है, जॉब वाई पे भी कर रहा है, जॉब जेड पे भी कर रहा है। बी व्यक्ति जो है वो जॉब एक्स वाई और जेड तीनों पे काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? यानी एक इंसान 3 असाइनमेंट पे काम कर रहा है। ये चीज समझ में आ रही है सबको? यहाँ पे हर बार जॉब वर्ड रहेगा, जॉब का मतलब है एक एक असाइनमेंट। समझ में आ रहा है क्या? आपको पहले डेटा दिया है ए का और बी का बेसिक वेजेस कितना है, मंथली डेटा दिया है। देखो उसने बोल दिया फॉर अ मंथ क्वेश्चन में, तो मंथली डेटा है। एक महीने का वेज वेज कितना है, डियरनेस अलाउंस कितना है, कंट्रीब्यूशन कितना है, दोनों चीजों का, और ओवर टाइम आवर्स कितने काम किए। किसने काम किया ओवर टाइम? बी ने नहीं किया, तो बी को ओवर टाइम प्रीमियम मिलेगा क्या? अभी देखो क्या बोला है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ इज 200 घंटे। एक महीने में 200 घंटे काम करना नॉर्मल था। ओवर टाइम इज पेड डबल द टोटल नॉर्मल वेज प्लस डियरनेस अलाउंस। मतलब आपका बेसिक प्लस डीए, ये दोनों का मिला के डबल होगा ओवर टाइम का पेमेंट, यानी 200% पेमेंट। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस एंड पीएफ आर इक्वल टू रेट्स विद एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन। आपको यहाँ पे जो रेट दिया है वो बोले चाहे एम्प्लॉय का हो या एम्प्लॉयर का हो, दोनों का सेम रेट है। समझ में आ रहा है क्या? क्यों काम आएगा अपने को? क्यों काम आएगा अपने को? इसलिए काम आएगा, एम्प्लॉयर का जो है वो एम्प्लॉयर के कॉस्ट में बढ़ेगा, एम्प्लॉई का जो है वो एम्प्लॉय के हाथ से कम होगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों के रेट की रिक्वायरमेंट थी, और उसने क्या बोल दिया, दोनों का रेट सेम टू सेम है। ठीक है? द टू वर्कर्स वर एम्प्लॉयड ऑन एक्स वाई जेड इन फॉलोइंग प्रपोर्शन। प्रपोर्शन दिया है 200 घंटे में से, 200 घंटे में से ए जो है उसने एक्स में 40% काम किया, यानी कितने घंटे काम किया? 80। 200 में से 30% काम किया, यानी 60 आवर्स काम किया।
और यहाँ पे भी 60 आवर्स काम किया, प्लस ओवर टाइम 10 आवर्स का है। अब बताएगा वो काय में किया है ओवर टाइम। आगे देखो, ओवर टाइम वॉज डन इन जॉब वाई, तो वाई का कितना हो गया 60 + 10 हो गया। समझ में आ रहा है? वो 200 के ऊपर है, वो समझ में आ रहा है ओवर टाइम जो है वो, क्योंकि नॉर्मल आवर्स 200 थे। अब बी ने ओवर टाइम किया क्या? नहीं, तो बी का कितना है 200 घंटा ही है। कैसे बांटोगे? 50% काम उसने एक्स में किया, 200 का 50% 100 घंटे, 100 घंटे उसने एक्स में काम किया, 20% यानी 40 घंटा उसने वाई में किया, और 30% यानी 60 घंटा उसने जेड में किया। समझ में आया? तो अपने को एक्स वाई और जेड पे कितना कॉस्ट लग रहा है वो बताना है। उसके लिए पहले अपने को कॉस्ट पर आवर निकालना पड़ेगा, जो मैंने आपको नीचे के टेबल में बताया था, कॉस्ट पर आवर टाइम कीपिंग टाइम बुकिंग वाले में, वो निकालना है अपने को। समझ में आ रहा है? तो अपने को क्या निकालना है? पहले तो पैसा निकालना है। निकालो, पूरे महीने का पैसा कितना मिला एम्प्लॉई को? कितना कितना पैसा मिला? 10,000 मिला। ए का निकालते पहले ऑन योर कैलसिस, 10,000 + 50% कितना? 15,000 प्लस 8% ऑफ 10,000 यानी कितना? 800, और 2% ऑफ 10,000 यानी 200, कितना हो गया? 16,000। 16,000 मिला, 16,000 मिला, 16,000 रुपया मिला। कितने घंटे के लिए मिला? 200 घंटे के लिए मिला। नॉर्मल पैसा, ओवर टाइम का पैसा गिना के मैंने नहीं, 200 घंटे के लिए मिला, तो नॉर्मल रेट कितना हो गया? 80 रुपए 1 घंटे का हो गया। 80 रुपया 1 घंटे का रेट हो गया। समझ में आ रहा क्या? 800 और 200 माइनस क्यों करेंगे? नेट अर्निंग क्यों निकाल रहे? मैंने अभी नेट अर्निंग निकालने को बोला क्या? मैंने तो कॉस्ट निकालने को बोला है। मैं नेट अर्निंग पे हुई नहीं, मैं कॉस्ट पे हूँ। मैं क्या कर रही हूँ वो समझो। तुम पन्ने पलटाओगे तो तुमको कंफ्यूजन ही होगा। हाँ, पर मैं क्या कर रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो, फर्क है ना। मैं क्या निकाल रही हूँ? मैं कॉस्ट निकाल रही हूँ। कॉस्ट क्यों निकाल रही हूँ? मैंने आपको थ्योरी में क्या लिखाया है? क्या लिखा है? कॉस्ट पर आवर का फॉर्मूला क्या लिखा है? जल्दी पढ़ के बताओ मुझको। वेज कॉस्ट मतलब क्या होगा? वो तो इफेक्टिव वर्किंग आवर्स का फॉर्मूला है हमारे। वेज कॉस्ट मतलब क्या? जो पैसा अपने को चार्जेबल हो रहा है, अपन एम्प्लॉय को कितना पैसा दे रहे हैं, अपनी जेब से कितना जा रहा है। अपन एम्प्लॉयर है, हम लोग एम्प्लॉयर है, हमको क्या देखना है? हमारा खर्चा कितना हो रहा, हम कितना रुपया पर आवर दे रहे हैं इफेक्टिवली, अपने को देखना है। एम्प्लॉय का अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपन एम्प्लॉयर है, अपने जेब से बेसिक सैलरी जा रही क्या? यस और नो? अपने जेब से डियरनेस अलाउंस जा रहा क्या? अपने जेब से कंट्रीब्यूशन जा रहा क्या? जाएगा ना। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जाएगा कि नहीं जाएगा? एम्प्लॉय का नहीं जाएगा, पर एम्प्लॉयर का तो जाएगा। तो एक बार तो ऐड करना पड़ेगा ना, 8% और 2%। हाँ या नहीं? तो अपन ने वही किया ना, अभी तक गलत किया क्या अपन ने? 16,000 कैसे आया समझा क्या? 16,000 आया था ना। हाँ, 16,000 200 घंटे के लिए, क्योंकि नॉर्मल पैसा कितना देंगे अपन एक महीने का? 16,000। ओवर टाइम नहीं कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन नॉर्मल देख रहे कितना पैसा मिलना चाहिए। तो नॉर्मल कितना पैसा देंगे? ए को चाहे बी को, किसी को भी। ए को, क्योंकि ए के कैटेगरी वालों का रेट अलग है, बी के कैटेगरी वालों का रेट अलग। ए या ए के सरी का कोई एम्प्लॉय, उसको 16,000 जाएगा एक महीने का पगार। कितने घंटे के लिए जाएगा? 200 घंटे के लिए। यानी अपन एक घंटे का कितना पैसा दे रहे हैं उसको? 80 रुपया। 80 रुपया दे रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? कल भी अपन ने इसी टाइप के क्वेश्चन किए, 80 रुपीज पर आवर तक के अपन आए थे, किया ना अपन ने कल इस टाइप का। अब अपने को क्या बोल रहा है? ओवर टाइम इज पेड एट द डबल ऑफ नॉर्मल वेज एंड डियरनेस अलाउंस। ओवर टाइम इज पेड एज द डबल ऑफ नॉर्मल वेज प्लस डियरनेस अलाउंस। तो अपने को पहले रेट एज पर नॉर्मल वेज और डियरनेस अलाउंस भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? नॉर्मल वेज प्लस डियरनेस अलाउंस का रेट। अभी नॉर्मल वेज कितनी है? 10,000। डियरनेस अलाउंस कितना? 5,000। 15,000 रुपए। 200 घंटों के लिए कितना रेट? 75 रुपीज का रेट। अभी 75 रुपीज
जो है वो आपका सिर्फ नॉर्मल रेट फॉर अपना कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम, फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम। तो ओवर टाइम में कितना पे होगा, डबल ऑफ नॉर्मल रेट, तो 75 का डबल इंटू 2, यानी ओवर टाइम का कितना पैसा जाएगा, 150 रुपए से, 150 रुपए से। अब इसने कितने घंटे काम किया, 10 घंटे, तो इसको कितना मिलेगा ओवर टाइम का, 1500। ओवर टाइम का पैसा निकल गया, एक पार्ट खत्म। समझ में आया? यहाँ तक के सब समझा कि नहीं समझा? चलो अब लिखना चालू करेंगे, थोड़ा सा लिखते लिखते करें तो थोड़ा इजी रहेगा। चलो ओपन योर रजिस्टर, राइट इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 3। हाँ, सबसे फर्स्ट हेडिंग दूंगे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ वेज रेट पर आवर, कैलकुलेशन ऑफ वेज रेट पर आवर, कैलकुलेशन ऑफ वेज रेट पर आवर दिया। नीचे टेबल कैसे बनेगा, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। हाँ, पर्टिकुलर्स लिख लो, पर्टिकुलर्स में बेसिक, फिर डीए, डीए के नीचे वर्किंग के लिए एक लाइन, फिर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, उसके नीचे वर्किंग के लिए एक लाइन, फिर कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, उसके नीचे एक लाइन, फिर टोटल, टोटल वेज, टोटल वेज पर्टिकुलर्स में ही लिखोगे, टोटल वेज फॉर अ मंथ, टोटल वेज फॉर अ मंथ, उसके नीचे टोटल नॉर्मल वर्किंग आवर्स इन अ मंथ, टोटल नॉर्मल वर्किंग आवर्स इन अ मंथ, नॉर्मल वर्किंग आवर्स इन अ मंथ, उसके नीचे देयरफॉर रेट पर आवर, देयरफॉर रेट पर आवर। यहां तक के सब क्लियर है? यहां तक के सब क्लियर है? अब इसमें आइडल टाइम था क्या, इसमें आइडल टाइम के बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है, इसीलिए 200 घंटे पूरे के पूरे अपन वर्किंग आवर्स कंसीडर कर रहे हैं, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। समझ में आ रहा क्या? अभी बेसिक फिल करो, वर्किंग बना के डियरनेस फिल करो, पीएफ फिल करो, ईएसआई फिल करो, टोटल कॉस्ट निकालो, टोटल वेज निकाल के बताओ मेरे को। चलो जल्दी जल्दी, ए का 16,000 आया था, वैसे ही बी का भी निकालो। वर्किंग नोट नहीं है भैया, ये वर्किंग नोट क्यों बनाना है? हाँ हाँ हाँ, वो अच्छा, वो तो बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। हाँ, वो उसके बिना अलाउड नहीं रहता है। तुमको हर एक चीज का अमाउंट कहाँ से आ रहा है, वर्किंग बनाना पड़ता है। और ये चीज ध्यान में रखो, जब घाई रही तो आप क्या लिख सकते हो इसको, डीए एट द रेट 50%, डीए एट द रेट 50%, ऐसा भी लिख लिया तो भी चलेगा अगर घाई रही तो। एक आधा चेकर अच्छा रहा तो मार्क्स नहीं काटेगा, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। 16,000 और 25,600, 25,600, और आवर्स डिवाइडेड बाय आवर्स करो, रेट पर आवर बताओ, 128। ये अपन ने क्या निकाला पता है क्या, ये रेट पर आवर निकाला, जिससे आपका जॉब एक्स को चार्ज होगा, जॉब वाई को चार्ज होगा और जॉब जेड को चार्ज होगा खर्चा ए और बी का। समझ में आया क्या? ये रेट से जॉब एक्स वाई जेड का खर्चा चार्ज होगा ए और बी का। समझ में आया? ए का 80 रुपीज इंटू जॉब एक्स में जितना काम किया उतना। अब वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ, जॉब एक्स में 80 आवर्स काम किया, 200 घंटे थे बेसिक, उसमें से 80 आवर्स, तो ये 80 आवर्स इंटू रेट पर आवर कितना करेंगे, 80 रुपीज पर आवर। समझा? इसलिए अपन ने ये 80 निकाला, इसका मीनिंग समझा क्या? यहाँ तक के सब क्लियर है? यहाँ तक के सब क्लियर है? अभी लिखो सेकेंड पार्ट में, कोई है क्या? अच्छा,
हाँ, अभी आगे क्या लिखोगे? अभी नेक्स्ट इसमें लिखो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम रेट, ऑफ ओवर टाइम रेट। अभी उसमें क्या लिखोगे? ओवर टाइम रेट, अरे गेट लगाओ यार। ओवर टाइम रेट इज इक्वल्स टू, ओवर टाइम रेट इज इक्वल्स टू बेसिक प्लस डीए समझ में आया क्या? अब ओवर टाइम किसका है? सिर्फ एक ही है, तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू 10,000 प्लस 5,000 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 2, तो 150 रुपीज लिखा। 150 रुपीज लिखा। 150 रुपीज जहाँ पे लिखा है उसके बाजू में इक्वल टू के पहले लिखोगे ओवर टाइम रेट ऑफ ए, ओवर टाइम रेट ऑफ ए, क्योंकि बी का तो अलग आएगा, बी का अपने को निकालना नहीं है, ये सिर्फ ए का है। समझ में आया? अभी लिखो उसी के नीचे वही वर्किंग में, देयरफॉर, देयरफॉर, देयरफॉर ओवर टाइम अमाउंट is equals to 150 rupees per hour into 10 hours is equals to 1500 रुपीज, इसके बाजू में पर आवर नहीं, 1500 रुपीज चार्जेबल टू जॉब वाई। क्यों चार्जेबल टू जॉब वाई? सिर्फ वाई में ही किया है उसमें ओवर टाइम। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? ऐसा लिखना क्यों जरूरी है? समझ में आ रहा है क्या? सबको समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? अब ये सब अपन ने निकाल लिया। देखो इसमें दो तीन चीजें पूछी है क्वेश्चन में। क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्या क्या पूछा है? अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी, अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी, और एम्प्लॉय कॉस्ट को अलोकेट करना है जॉब एक्स वाई जेड में। ठीक है, अभी अपन निकालेंगे अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी। तो लिखो स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग नेट अर्निंग्स, statement showing net earnings of A and B for a month, of A and B for a month, यानी एक महीने में ए और बी को कितना पैसा मिला। अब यहाँ पे आप जो बोल रहे थे ना मैडम, वैसा होगा, समझा? अब इसमें क्या बनाओगे? पर्टिकुलर्स ए बी। पर्टिकुलर्स में पहले लिखोगे बेसिक, फिर डीए, बेसिक डीए लिखा, फिर उसके नीचे लिखो ओवर टाइम, बेसिक डीए ओवर टाइम, फिर उसके नीचे लिखो एक लाइन छोड़ के लेस, लेस एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन टू, टू लिख के कोलन कर दो और उसमें नीचे पहला लिखो पीएफ और दूसरा लिखो ईएसआई, तो बार बार नहीं लिखना पड़ता एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन वर्ड। समझा क्या? समझा? अब ये टेबल भरना है। कैसे भरोगे? बेसिक भर लो, डीए भर लो। कितना कितना आएगा? 10 16, डीए कितना आएगा? 5 8 लिखा, 10 16 5 8 लिखा। ओवर टाइम कितना लिखोगे? 1500 ए में, बी में डैश। ओवर टाइम निकाल लिया ना अपन ने, इसीलिए पहले अपने को वो वर्किंग बनाना जरूरी था। समझा क्या? 1500 डैश। अब लेस क्या क्या लिखोगे? 800 200 और 8 और कितना कितना? 1280 320। और नेट अर्निंग्स बताओ कितनी कितनी? देखो मैच हो रही है, मैच हो रही है।
कोई डाउट? समझा? फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया, नेट अर्निंग्स निकाल लिया अपन ने, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या पूछा है क्वेश्चन का? अलोकेट एम्प्लॉय कॉस्ट टू जॉब एक्स वाई एंड जेड। तो अभी नीचे लिखो allocation of employee cost to job x y z, allocation of employee cost to job x y and z। हम्म, बोलो ना, बोलो ना क्या डाउट है उसमें? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं लिया? वही है ना? क्या समझ गया? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऐड करोगे पहले तो, कि एम्प्लॉयर ने एक्स्ट्रा पैसा दिया तो उसके हाथ में आया, पर हाथ हाथ उसको वापस भी देना पड़ेगा, तो ऐड भी करोगे लेस भी करोगे, तो लिख के मतलब है क्या? टाइम वेस्ट करके मतलब है क्या? तो उसको लिखते ही नहीं है। समझा क्या? लिखा अलोकेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट टू जॉब एक्स वाई जेड। अब टेबल बनाना है, कैसा टेबल बनाओगे? एक्स वाई जेड, ए थोड़ी स्पेस छोड़ के बी, पहले ए लिखो, बी मत लिखो, ए को कितनी लाइंस लिखती है फिर उस हिसाब से बी, एक्स वाई जेड और यहाँ पे ए, बस इतना ही। ए कहाँ पे लिखा है मैंने? पर्टिकुलर्स में, पर्टिकुलर्स में पहले ए को कोलन करके, ए में सबसे पहले क्या लिखोगे? आवर्स, आवर्स। एक टोटल का भी कॉलम बना लो अगर बना सकते हो तो, टोटल में 200 घंटे। शिट, जहाँ पे आर्स लिखा है वहां पे नॉर्मल आर्स लिख लो, आर्स लिखा है ना उसके पहले नॉर्मल वर्ड लिख लो, नॉर्मल आर्स, या एन लिख लो, स्पेस कम होगा तो नॉर्मल आवर्स। 200 घंटे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे आपको पता है? 40 30 और 30, यानी 80 60 60। मैं परसेंटेज बोल रही थी, आप नंबर बोल रहे थे। 80 60 60 लिख लो, एक्स में 80, वाई और जेड में 60 60 लिख लिया। नॉर्मल आवर्स लिखा, उसके नीचे लिखो ओवर टाइम आवर्स। हाँ, ओवर टाइम आवर्स, नॉर्मल आवर्स के नीचे लिखो ओवर टाइम आवर्स। कहाँ पे लिखोगे? सिर्फ वाई में 10, बाकी दोनों में डैश डैश, और टोटल में 10, टोटल में 10, वाई में 10, बाकी सब में डैश डैश लिखा। अब उसके नीचे लिखो रेट पर आर, रेट पर आर। अभी एक्स में लिखो 80, वाई में लिखो 80, वाई में लिखो 80 ऑब्लिक 150, 80 80 ऑब्लिक 150। क्यों ऐसा? नॉर्मल में 80 और ओवर टाइम में 150, समझा? और जेड में 80, एक ही लिख रहे हैं अभी अपन। हाँ, तो अब लिखो टोटल नॉर्मल वेज, पर्टिकुलर्स में टोटल नॉर्मल वेज, टोटल नॉर्मल वेज, या टोटल नॉर्मल कॉस्ट लिखो, वेज की जगह पे कॉस्ट वर्ड ज्यादा बेटर है। टोटल नॉर्मल कॉस्ट कितना? 80 इंटू 80 लिखो, 80 इंटू 80 1600। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 6400, 80 इंटू 80 6400, सॉरी सॉरी सॉरी। फिर 60 इंटू 80 कितना? 4800, 60 इंटू 80 4800, दोनों में भी वाई और जेड में लिखा। ये आपने क्या लिखा था? नॉर्मल, टोटल नॉर्मल कॉस्ट, उसके नीचे लिखो ओवर टाइम कॉस्ट, ओवर टाइम कॉस्ट, एक्स में डैश जेड में डैश, एक्स में डैश जेड में डैश, और वाई में 1500। उसके नीचे लिखो टोटल कॉस्ट, उसके नीचे लिखो टोटल कॉस्ट। क्या करोगे? ऐड करके लिखोगे टोटल कॉस्ट। लिखा। अब फाइनल टोटल, टोटल कॉस्ट नॉर्मल प्लस ओटी। हाँ, पर वाई का तो बदल जाएगा ना, और आपका टोटल के कॉलम का भी बदल जाएगा।
समझ में आ रहा है क्या क्या हो जाएगा? तो आपका ए का कितना कितना आ रहा है टोटल अमाउंट? 6,400, 6,300, 4,800 ये आया। और यहाँ पे ग्रैंड टोटल कितनी आई? 17। समझ में आ रहा है? यहाँ तक की क्लियर है? अब ए की जगह पे बी। बी तो बहुत सिंपल है। बी में क्या करना है आपको? दो दो तीन तीन लाइन गायब हो जाएंगी। क्या क्या करना है? आर्स। उसमें रेट पर आर लिखोगे क्या? नहीं। उसमें क्यों लिखा था? क्योंकि दोनों में अलग 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 था, ओवर टाइम का रेट भी था इसलिए। यहाँ पे रेट पर आर मत लिखो, आर्स का डिवीजन लिखो और टोटल कॉस्ट लिख लो सीधा सीधा। आर्स कितने कितने हैं? आर्स है 100, 40 और 60। आर्स लिखो 100, 40 और 60, टोटल 200। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 128 से मल्टीप्लाई करना है ना? $5,120, 7680 है ना? $25,600। ये लिखो, लिखा ही है। अब इसके नीचे लिखो यहाँ पे देयरफॉर टोटल कॉस्ट फॉर ईच जॉब। टोटल कॉस्ट फॉर ईच जॉब। अब इसमें क्या करना है? ए की टोटल जो बनी थी वो प्लस बी की टोटल जो है, बी की ये 12,800 है, वैसे ही ए की कितनी आई थी? 6,400। तो ये दोनों की टोटल यहाँ पे आएंगी। कितनी हो जाती? 19,900। फिर 11,420, 200 है ना? और 12,480। तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल, हाँ हाँ 200 ही है। और यहाँ पे है उसकी ग्रैंड टोटल 43,100। ठीक है? समझ में आया कैसा टेबल लिखे अपन ने? टेबल समझ में आया क्या सबको? क्या लिखे? समझा? ये देखो अपना भी रेट निकला था ऐसा 80 और 128, ये अपन ने निकाल लिया। उन्होंने भी वही किया। देखो 43,100, 19,200, 11,420 और 12,480, यही आया अपना भी। हाँ। और देखो इन्होंने भी 1,500 रुपये ओवर टाइम का अमाउंट निकाला, आप लोगों ने भी निकाला था। तो आपका और उनका आंसर मैच हो गया पूरा। समझा कैसे करना है? क्या सीक्वेंस में फ्लो होना है? समझ में आया? समझ में आया? पहले रेट पर आर निकालना जरूरी है क्योंकि अपने को ओवर टाइम का पैसा निकालना जरूरी है। ठीक है क्या? अभी ये इलस्ट्रेशन थोड़ा पुराने इलस्ट्रेशन से कॉम्प्लिकेटेड है। इसके पहले वाले इलस्ट्रेशन से अब ये इलस्ट्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा फोकस से पढ़ना। ठीक है? 3 वर्कर के बारे में बात कर रहे हैं, ए बी और सी। ठीक है? इट इज सीन फ्रॉम द जॉब कार्ड फॉर रिपेयर ऑफ अ कस्टमर्स इक्विपमेंट दैट टोटल 154 लेबर आवर्स हैव बीन पुट इन एज डिटेल्ड बिलो। बोले एक कस्टमर था जिसको जिसने कुछ तो रिपेयर वर्क दिया था। समझो आपकी गाड़ी खराब हो गई है, आपने रिपेयर के लिए भेजी है शोरूम पे। तो आपका रिपेयर में 154 आवर्स का खर्चा भेजा है। किसने भेजा है? 3 लेबरर्स ने मिलके भेजा है। तीनों लेबरर्स ने मिलके भेजा है। कितना कितना? 49, 48 और 57। देखो 154 हो रहा है, कहाँ से बोल रही हूँ? 49, 48 और 57 टोटल आवर्स। समझा? 157 का बाइफर्केशन, 154 का बाइफर्केशन दिया है बेसिकली।
बोले वर्कर ए जो है उसको 200 रुपए रोज का मिलता है 8 घंटों को काम करने के लिए, यानी रेट पर आवर कितना हो गया 200/8, 200/8, एक दिन का 200 रुपया मिल रहा है, एक दिन में 8 घंटा काम कर रहा है, यानी 25 रुपया 1 घंटे का मिल रहा है। समझ में आ रहा? वही वर्कर बी को कितना मिल रहा है, बी को 12.5, और वर्कर सी को कितना मिल रहा है 37.5। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? ये बात समझे सबको? सबको क्लियर है? अभी ये टेबल अपन बाद में पढ़ेंगे और समझेंगे, पहले उसके नीचे क्या डेटा दिया है वो समझते हैं। In terms of an award in employee conciliation, the workers are to be paid dearness allowance on the basis of cost of living index. ये कल देखे अपन ने cost of living index कैसा रहता है, relating to each month which works out to be 968 for the relevant month. The dearness allowance is payable to all workers irrespective of wage rate if they present or leave or are on leave with wages on their working days. अभी कितना पे करना है बोला है क्या? ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग इंडेक्स ऑफ ईच मंथ बोल दिया, जो लिविंग इंडेक्स दिया है डायरेक्ट अमाउंट दी हुई है 968, डायरेक्ट अमाउंट दी हुई है 968 डायरेक्ट अमाउंट दी है। बोले वो चाहे प्रेजेंट हो चाहे एब्सेंट हो हफ्ते में वो दिन उसके लिए, और वो 968 हफ्ते में कितने घंटों के लिए है कितने दिन के लिए उसका डेटा आगे दिया है। समझ में आ रही है क्या बात? क्योंकि अपने को पर आवर देख रहे हैं अभी अपन, या पर डे देखे तो 200, 100 और 300 लेके देखना पड़ेगा, पर आवर देख रहे हैं तो 25, 12.5 और 37.5 देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ईच वर्कर हैज टू वर्क फॉर 8 आवर्स इन वीकडेज, यानी 8 आवर्स फॉर 5 डेज हो गया, वीकडेज बोला है। सैटरडे एंड संडे विल बी वीकली हॉलीडे। हाउएवर workers may work on Saturday due to exigency of work for 4 hours, though full payment of 8 hours will be made with no other payments. मतलब क्या बोला? नो अदर पेमेंट्स, ना उसका ओवर टाइम नहीं मिलेगा, ना उसका डियरनेस अलाउंस मिलेगा। डियरनेस अलाउंस आपको क्या बोला है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सैटरडे संडे आओ नहीं आओ मिल ही रहा है। समझ में आया क्या? तो डियरनेस अलाउंस का इफेक्टिव रेट क्या हो गया 8 घंटे 5 दिन, कितने कितने घंटे हो गए 40 घंटे। 40 घंटे पे आप 968 पे कर रहे हो तो पर आवर कितना, अच्छा अब मंथ है ना, तो 40 घंटे कितने हफ्ते दिया होगा, नीचे आ जाएगा उसका भी। ओवर टाइम इज पेड ट्वाइस द ऑर्डिनरी वेज रेट, रेट दे दिया ओवर टाइम का। इफ अ वर्कर, अब यहाँ से बहुत फोकस्ड रहना, ठीक है? क्या बोल रहा है, इफ अ वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन कितने आवर्स 9 आवर्स इन अ डे, यानी 9 आवर्स तक आपने काम किया तो ओवर टाइम मिलेगा क्या? आपने एग्जैक्ट 9 आवर्स काम किया तो ओवर टाइम मिलेगा क्या? 9 आवर्स 1 मिनट किया तो, हाँ, पर कितने पे मिलेगा? excluding holidays the total number of hours worked out to be 176 in the relevant month. एक महीने में 176 आवर्स आप काम कर सकते हो नॉर्मल। समझ में आया क्या? हॉलीडेज निकाल के 176 आवर्स आप एक महीने में काम कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? अगर एक दिन में 8 घंटे कर रहे हो तो 176 कितने दिनों में करोगे? 22 दिन आ रहे, 22 दिन आ रहे। एक महीने में कितने दिन अज्यूम्ड होते हैं? 30 डेज होते हैं अज्यूम, उसमें से 4 हॉलीडे संडे के निकाल दो, कितने दिन बचे 26। अब सैटरडे के कितने दिन निकालोगे 4, 4 दिन सैटरडे के, कितने दिन बचे आ गया 22 का हिसाब। समझ में आ रहा है? तो बोले नॉर्मली तुमको सैटरडे को काम करने की जरूरत है क्या? नहीं है। तुमको कितने दिन काम करना है हफ्ते में 5 दिन, तो अपन ने 8 5 40 जो किया था वो एक हफ्ते का आया था, इंटू कितने हफ्ते 4 हफ्ते, तो कितने दिन हो गए 160 क्या हो गया आवर्स 160 आवर्स। पर ये आपका 176 से क्यों मैच नहीं कर रहा?
नहीं 176 तो नॉर्मल है, 22 दिन है, 22 दिन यानी कितने हफ्ते होते हैं? 4 पॉइंट समथिंग हफ्ता नहीं ना बाबा, अपन वर्किंग डेज ही पकड़ेंगे, वर्किंग डेज ही पकड़ेंगे। 4.4 तो अपन 4 वीक से मल्टीप्लाई करेंगे क्या? 4.4 वीक से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आया क्या? तो 40 × 4.4 176 आया। तो अपन ऐसे भी निकालो तो भी 176 आता है, और वैसे भी निकालो तो 176 आ रहा है। समझ में आया क्या उन्होंने दिया या नहीं? तो अपना 968 रुपीज जो एक महीने का पे हो रहा, कितने घंटे के लिए पे हो रहा? 176 के लिए। तो एक घंटे का कितना पेमेंट? एग्जैक्ट 5.5 रुपए एक घंटे का पे हो रहा, इन रिस्पेक्टिव ऑफ कितने भी घंटे काम करो। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? ये क्वेश्चन में पूछा क्या है? कैलकुलेट द वेज पेबल टू ईच वर्कर। ए बी और सी का तीनों का सैलरी निकालना है। कितने टाइम का निकाल सकते हैं अपन? एक हफ्ते का ही निकाल सकते हैं, एक महीने का नहीं निकाल सकते, क्योंकि उन्होंने डेटा जो दिया है वो एक हफ्ते का ही दिया है ना। हाँ या नहीं? एक हफ्ते का ही डेटा दिया है, तो अपन एक महीने का निकाल सकते क्या? नहीं। तो एक हफ्ते की सैलरी निकालना है और उसका इफेक्टिव रेट निकालना है। समझ में आया क्या? डियरनेस अलाउंस कितना रुपया मिल रहा है? कितने एक महीने में कितने घंटे हैं? क्वेश्चन में क्या दिया है? तो कितना एक घंटे का रेट हो गया डियरनेस अलाउंस का? 5.5 आया, तो वही 5.5 है। दूसरे वे राउंड से मत घूमो अगर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं टेबल पे। आपको क्या बोला है? एक हफ्ते में कितने घंटे काम करना रहता है? एक दिन में कितने घंटे काम करना रहता है? एक दिन में मिनिमम कितने घंटे काम करना रहता है? तो ये ऐसा टेबल बनेगा आपका। पहले आप देख लो मैं कैसे बना रही हूँ, फिर आपको लिखवाऊंगी, ठीक है? इसमें आपको पहले देखना है नॉर्मल आवर्स कितने, 8 आवर्स। मंडे को वर्कर ए ने कितने घंटे काम किया? 10.5 घंटे, यानी नॉर्मल 8 आवर्स काम किया क्या? हाँ। अब उसने ओवर टाइम काम किया क्या? कैसे पता? 9 के ऊपर किया इसलिए पता। तो अपन 9 घंटे तक नॉर्मल देंगे, तो 8 आवर्स आपका नॉर्मल प्लस 1 आवर्स जो है आपका एक्स्ट्रा नॉर्मल। क्या बोल रही हूँ वर्ड में? एक्स्ट्रा नॉर्मल प्लस कितने घंटे ओवर टाइम? 1.5 ओवर टाइम। ये हो गया आपका नॉर्मल और ये हो गया आपका ओवर टाइम। समझ में आया? अभी वर्कर बी का बताओ कितना? नॉर्मल 8 प्लस 0, और यहाँ पे ओवर टाइम 0। यहाँ पे कैसा? 8 नॉर्मल, 1 एक्स्ट्रा नॉर्मल और 1.5 ओवर टाइम। समझ में आ रहा है? अभी ट्यूसडे का बताओ। 8 0 0 8 0 0 8 0 0। फिर यहाँ पे 8 प्लस 1 1.5 8 0 0 8 1 1.5। फिर यहाँ पे 8 प्लस 1.5। फिर यहाँ पे 8, यहाँ पे फ्राइडे सैटरडे नहीं आया तो मिलेगा क्या? नहीं आया तो मिलेगा क्या? उसने क्या बोला? अगर तुम 4 घंटे भी आए तो 8 घंटे का पैसा मिलेगा। अगर 8 घंटे आए तो 8 ही घंटे का मिलेगा। तुम 4 घंटे आओ या 4 घंटे के ऊपर आओ, तुमको 8 घंटे का पैसा मिलेगा। तुम अगर 4 घंटे से कम आए हो तो तुमको जितने घंटे आए उतने घंटे का मिलेगा। समझ में आया क्या लॉजिक? वो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? तुम 4 घंटे से कम आ रहे हो सैटरडे को, तो तुमको जितने घंटे आ रहे हो उतना पेमेंट मिलेगा। तुम 4 घंटे आ गए या उसके ऊपर आ गए तो तुमको 8 घंटे का पेमेंट मिलेगा। तुम अगर 9 घंटे के ऊपर आ गए तो तुम नॉर्मल दिन के जैसे हो गए। 8 घंटे का नॉर्मल मिलेगा, 1 घंटे का नॉर्मल एक्स्ट्रा मिलेगा, और फिर उसके बियॉन्ड कुछ है तो ओवर टाइम मिलेगा। समझ में आया क्या? लॉजिक समझ में आ रहा है सैटरडे का? तो ये भैया सैटरडे को नहीं है, इसको कुछ पैसा मिलेगा क्या? नो नो। ये 8 घंटे आया, कितने घंटे का पैसा दू? 8 घंटे का ही पूरा, प्लस 0 एक्स्ट्रा नॉर्मल और ओवर टाइम 0।
यहाँ पे 8 घंटे का प्लस 0 एक्स्ट्रा नॉर्मल और ओवर टाइम 0। समझ में आया? अब इनके नॉर्मल घंटे कितने हो गए, काउंट करो। 8 + 1 9 + 8 + 9 + 9 + 9 कितने? 44। ओवर टाइम कितने हो गए? 1.5 1.5 1.55। इसका कितना आएगा? पूरा 48 और पूरा नॉर्मल 0 ओवर टाइम। इसका कितना आएगा? 52 और 5। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है यहाँ पे? ये समझा? यानी 44 आवर्स जो है आपको नॉर्मल रेट से पेमेंट जाएगा, 5 आवर्स जो है आपको ओवर टाइम से जाएगा, 48 आवर्स इसको नॉर्मल पेमेंट से जाएगा, बाकी कुछ भी ओवर टाइम नहीं मिलेगा। इसको 52 आवर्स पेमेंट नॉर्मल जाएगा और 5 आवर्स का पेमेंट ओवर टाइम से जाएगा। समझ में आ रहा है? ये बात समझी? ये सिंपल बन गया अभी यहाँ तक के देखने के बाद। ये वापस बताऊँ कैसे बनाया? किसी को डाउट है? सबको क्लियर है? 8 आवर्स नॉर्मल वाला, 1 आवर एक्स्ट्रा नॉर्मल वाला। क्यों 1 आवर एक्स्ट्रा नॉर्मल वाला? क्योंकि 9 आवर्स के बियॉन्ड ओवर टाइम मिलेगा। समझ में आया क्या? तो 8 से 9 आप 1 घंटा जो काम कर रहे हो उसको नॉर्मल रेट से ही मिलेगा। बोलो। हाँ बताते हैं। तो फिर 8 के बियॉन्ड जितना भी है ओवर टाइम जाता था। अजम्पशन मैंने क्या किस चीज का बोला है? डबल रेट का बोला है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो रेट के लिए मैंने अजम्पशन ये साइड लिखाया था क्या, जहाँ पे 9 आवर्स और 48 आवर्स लिखा था, वो फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से है। पर क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई करेगा आपको कैसे करना है। अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया है तो अपन ने 8 के ऊपर एक भी घंटा हुआ तो ओवर टाइम कंसिडर करना है। समझ में आ रही के बाद? फिर फैक्ट्री एक्ट अपने दिमाग से लगाना नहीं। इट इज कॉस्टिंग, इट इज नॉट लॉ। सैटरडे का उन्होंने बोला है आप 4 घंटे अगर काम करते हो तो आपको 8 घंटे का पेमेंट जाएगा। ठीक है? वो कहीं पे भी ऐसा नहीं बोल रहे हैं जितने घंटे काम कर रहे हो डबल द नॉर्मल रेट देंगे। ये बात क्लियर है? विथ नो अदर पेमेंट्स बोला है, यानी आपको ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलेगा। ये क्लियर है? पर इसी स्टेटमेंट का और मीनिंग क्या है? आप 4 घंटे काम कर रहे हो तो 8 घंटे का मतलब 4 घंटे से कम काम करोगे तो 8 घंटे का मिलेगा क्या? नहीं। तो फिर कितना मिलेगा? जितना काम किया उतना ही मिलेगा। नॉर्मल रैशनल अजम्पशन। ठीक है? पर अगर आपने 4 घंटे के बियॉन्ड काम किया तो वो कंपनी का बेवकूफ है कि 4 घंटे पे 8 घंटे का देगा। तुमने 5 घंटे काम किया तो 9 घंटे का पेमेंट देगा। 8 का ही मिलेगा। 4 घंटे के बाद कितना भी काम करो, कहाँ तक? 8 घंटे तक। 4 से 8 के ब्रैकेट में 8 का मिलेगा। तो आपको सैटरडे के लिए क्या समझना पड़ेगा? आपको समझना पड़ेगा 0 to 4 सेम एज आवर्स वर्क। मैं नंबर ऑफ आवर्स फॉर पेमेंट कंसिडर करने को बोल रही हूँ। 4 से लेके तो 8 आवर्स को 8 आवर्स अज्यूम करोगे, बियॉन्ड 8 रहा तो क्या करोगे? ट्रीट लाइक वीकडे। ट्रीट लाइक वीकडे कैसे? 8 तक के नॉर्मल, 1 आवर एक्स्ट्रा नॉर्मल, फिर ओवर टाइम। समझ में आया? हाँ? क्या नहीं समझा? सेम एज आवर्स वर्क मतलब 3 घंटा काम किया तो 3 घंटे के हिसाब से पेमेंट होगा। 4 घंटा काम किया तो 4 घंटे के हिसाब से। भैया मुंह पे पानी छिड़क क्यों? सोना नहीं है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? अभी ये क्वेश्चन में 2-3 चीजें नई नई पढ़े अपन ने, यहाँ पे सब क्लियर है अभी तक? अभी अपने को पे कितना करना है? क्या बोला है? वर्कर्स आर पेड क्या? वर्कर आर टू बी पेड डियरनेस अलाउंस तो बोला है, पर क्या क्या देंगे? ईच वर्कर फॉर 8 आवर्स अ वीक और ओवर टाइम। तो आपका वेज पेमेंट क्या क्या होगा? 200 रुपए पर डे के हिसाब से प्लस डियरनेस अलाउंस। आपका ओवर टाइम के लिए क्या बोला है? पेड ट्वाइस ऑर्डिनरी वेज रेट इफ द वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स। ऑर्डिनरी वेज रेट कितना है आपका? ऑर्डिनरी वेज रेट में डियरनेस अलाउंस ऐड करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे?
मेरे को बताओ, डियरनेस अलाउंस में आप ओवर टाइम निकालोगे जब डियरनेस अलाउंस भी लोगे या सिर्फ बेसिक का लोगे? ट्वाइस द बेसिक। क्वेश्चन में डियरनेस अलाउंस वर्ड यूज किया है क्या? वेज रेट यूज किया है, ऑर्डिनरी वेज रेट यानी बेसिक सैलरी। ठीक है, ये क्लियर है। तो 200 रुपया 8 घंटे वाले दिन में, यानी इसको कितना रेट मिल रहा है? निकाला था ना अपन ने। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? 25 रुपया नॉर्मल, और डबल ओवर टाइम में क्या बोला है? डबल बोला है, यानी 50 रुपया। इसका कितना आया था? 12.5। इसको 25 हो जाएगा ओवर टाइम का, अगर रहता था तो ओवर टाइम। समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ पे लिख रही हूँ? अभी इसको कितना? 37.5 और यहाँ पे 75। समझ में आ रहा क्या? तब आपका पेमेंट कैसे जाएगा? पेमेंट कैसे जाएगा आपका? एक वीक का 44 इंटू 25 प्लस 5 इंटू 50, ये कितना हो गया? 1350 प्लस प्लस कितना? कितना इंटू 5.5 करोगे? 5.5 क्या आया था? डियरनेस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस को डिवाइड करते हो कितने लिया आपने आवर्स? उसमें वीक डे लिया कि वीकेंड लिया? वीक डे लिया, तो फिर क्या आएगा? कितने दिन काम किया आपका? 22 दिन काम किया। अरे अपन एक हफ्ते का निकाल रहे ना। 5.5 का रेट तक सब पहुंचे क्या? 5.5 रेट पता है? अब 5.5 रेट क्या है? रुपीज पर आवर है। अभी कितने दिन का कंसिडर करोगे? हफ्ते में 5 दिन। हफ्ते में 5 दिन, क्योंकि क्या वर्ड यूज किया है उसने? देखो यहाँ पे आपको वर्ड यूज किया है वर्किंग डेज। कहाँ गया? For the relevant month, DNS allowance is payable to workers irrespective of age are present on all working days. वर्किंग डेज कितने थे हफ्ते में? 5 ही थे। सैटरडे ऑफ था, संडे भी ऑफ था। सैटरडे को तुम काम कर सकते हो बोला है, करना जरूरी है क्या? तो वर्किंग डे हुआ क्या? नहीं। तो कितने वर्किंग डे हुए हफ्ते में? 5। एक वर्किंग डे में कितने घंटे? नॉर्मल 8। तो उसको नॉर्मल 8 घंटों का मिलेगा इंटू 8। समझा क्या? एक एक दिन में 8 घंटे, ऐसे 5 दिन, कितने हफ्ते भर में कितने घंटे? 40 घंटे पे 5.5 का रेट कितना मिलेगा? तो 220 रुपए का आपका क्या हो गया? डियरनेस अलाउंस। और ये हो गई आपकी सैलरी। तो आपका टोटल कितना हो गया? समझा क्या? समझा वर्कर ए का कैलकुलेशन? किसी को कोई डाउट है? मैं वापस बता रही हूँ, देखो। अपने नॉर्मल आवर्स कितना है? 44 है वर्कर ए के। नॉर्मल रेट क्या है? 25 का। कैसे निकाला? 200 का रेट 8 घंटे पे काम करने पे। तो कितना पर डे है? 200 पर डे डिवाइडेड बाय 8 आवर्स पर डे। तो कितना? 25 रुपए का रेट। तो इतना उसको बेसिक मिलेगा। और ओवर टाइम कितना मिलेगा? 5 घंटे इंटू 25 का रेट इंटू 2 टाइम्स, यानी 50 का रेट हो जाएगा। तो 5 घंटे इंटू 50 का रेट, तो आपको उसका कितना पेमेंट हो गया ओवर टाइम का? तो आपका ऐड करो ये दोनों भी चीजें, बेसिक का प्लस ओवर टाइम का, तो आपका 1350 आया। ये आपका बेसिक वेज हो गया। ये समझ में आ रहा है? डियरनेस अलाउंस इसमें बाकी है। डियरनेस अलाउंस कितना मिलेगा? तो डियरनेस अलाउंस, आप 176 आवर्स काम कर रहे हो एक महीने में। 176 आवर्स काम कर रहे हो, 176 आवर्स काम कर रहे हो ना। एक दिन में 8 घंटा काम कर रहे हो, तो कितना हफ्ता काम कर रहे हो? देखो 176, 176 डिवाइडेड बाय 8, कितने दिन? 22 दिन। एक महीने में अगर तुम 22 दिन काम कर रहे हो, यानी हर वीक 5 ही दिन काम कर रहे हो। ये चीज समझ में आ रही है आपको? क्लियर है? यानी सैटरडे संडे ऑफ है। वैसे भी उन्होंने क्या बोला है आपको? ऊपर ही बोला है सैटरडे संडे ऑफ है। कहाँ पे बोला था?
यहाँ पे सैटरडे एंड संडे विल बी वीकली हॉलीडेज बोला है, यानी वीक में कितने दिन है 5। अपना 5.5 पर आवर का रेट निकला था, कैसे निकला था 968 डिवाइडेड बाय 176। 5.5 का रेट पर आवर का, कितने घंटे काम करे आपने 8 घंटा। कितने दिन एक हफ्ते का निकाल रहे, तो एक हफ्ते में कितने दिन 5 ही दिन, सैटरडे और संडे तो छुट्टी थी। समझ में आया? तो 5 दिन का 8 घंटे के हिसाब से 5.5 रुपए पे कितना 220। समझ में आया? तो ये 220 रुपया भी उसको वीकली पेमेंट जाएगा और 1350 भी ये वीक का पेमेंट जाएगा, तो टोटल 1570 ये वीक का पेमेंट जाएगा। समझ में आया क्या? बैठा दिमाग में सबको? क्लियर है? सबके दिमाग में क्लियर है? अब बी का कौन निकाल के बताएगा? पहले मेरे को एक बताओ, डियरनेस अलाउंस चेंज होगा क्या बी और सी के लिए? डियरनेस अलाउंस सबका सेम रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ उन्होंने कितने घंटे काम किया। नहीं नहीं नहीं, ऐड करना नहीं रहा है, उन्होंने डियरनेस अलाउंस हर आवर पे पे किया है, विच इज नॉट करेक्ट। आपका कितना है 1570। ये ऐसे इसीलिए मैं इसका प्रेजेंटेशन नहीं बोली। अभी इसका कितना आया 820। अब 820 में से आपका डियरनेस अलाउंस 220 था ना? हाँ, तो ये 220 हमेशा रहेगा, ये यहाँ पे 220। अभी इसका कितना था 1350, इसका कितना आ रहा है आपका 600। कैसे 600 आ रहा है? 600 आएगा आपका 12.5 इंटू 48, 600। अभी 52 इंटू 37.5 कितना, प्लस 5 इंटू 75, कितना प्लस करके 2325, 2325 और 220 कितना 2545। ये सबको क्लियर है? आपका आंसर क्या आना चाहिए 1570, 820 और 2545 क्या आना चाहिए? समझा क्या? इन्होंने क्या गड़बड़ करी है, इन्होंने आपका रेट बेसिक रेट लिया, इन्होंने आपका डीए का भी रेट लिया, और इन्होंने इफेक्टिव आवर्स निकाले। अब इफेक्टिव आवर्स कैसे निकालते हैं वो अलग चीज है, अपन अलग तरीके से कर रहे हैं, वो अलग तरीके से कर रहे हैं, ठीक है? वो इफेक्टिव आवर्स निकाल के कर रहे हैं, अपन इफेक्टिव आवर्स निकाल के नहीं कर रहे। इफेक्टिव आवर्स मतलब क्या करते हैं वो लोग, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे अपन रेट को डबल कर रहे हैं, 25 की जगह पे 50 किया, वो रेट को ना डबल करते हुए आवर्स को डबल कर रहे हैं। अज्यूम करो बोले नॉर्मल आवर्स थे, तो 5 की जगह पे 10 घंटा काम किया, तो उसके आवर्स कितने हो गए 54 हो गए। एक है, समझ में आ रहा है क्या? 44 की जगह पे बी में कितना हो जाएगा 48 ही रहेगा, सी में कितना हो जाएगा, सी में कितना हो जाएगा 62। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, ये रेट को इंटू 2 नहीं कर रहे, आपका ओवर टाइम का रेट डबल हो रहा है। वो बोले रेट मत डबल करो, रेट सिंगल रहने तो आवर्स को मैं डबल समझ लूंगा। तुम 5 इंटू 25 इंटू 2 करो क्या, या 5 इंटू 2 इंटू 25 करो क्या, एक ही बात होती है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो 5 इंटू 2 कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं 5 इंटू 25 कर रहे हैं। समझ में आया क्या? ये लॉजिक समझा क्या? सॉरी 25 इंटू 2 कर रहे हैं अपन, वो 5 इंटू 2 कर रहे हैं। समझ में आ रही क्या बात? आंसर सेम आना चाहिए, लेकिन क्या होता है ये लोग ने ना क्या किया है, डियरनेस अलाउंस का जो अमाउंट है 5.5 उसको सारे आवर्स पे लिया है, हफ्ते के सारे आवर्स पे डियरनेस अलाउंस है क्या? उन्होंने क्या बोला है, कितना है 968 रुपया ही मिलेगा, 968 रुपया ही मिलेगा। अगर मैं हफ्ते में सारे आवर्स पे डियरनेस अलाउंस दूं तो मेरा महीने भर का डियरनेस अलाउंस 968 के ऊपर चला जाएगा, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? क्या बोला है उन्होंने डियरनेस के लिए, पढ़ो। ऑल वर्किंग डेज बोले, वो चाहे 5 दिन, हफ्ते के 5 दिन वर्किंग डे है, उसमें चाहे प्रेजेंट रहो एब्सेंट रहो कुछ भी करो, हम 5 दिन का उसको डियरनेस अलाउंस देंगे, ये बोल रहे हैं, ये चीज ही बोल रहे हैं वो। तो ये चीज बोलने के बाद वो कर क्या रहे हैं, वो ये कर रहे हैं,
वो 5.5 का रेट अपना भी आया, उनका भी आया। वो बोल रहे हैं 5.5 का रेट हम देंगे कितने दिनों के लिए, कितने घंटों के लिए? अपन बोल रहे हैं हम 40 घंटों का ही देंगे। क्यों 40 घंटों का? नॉर्मल 8 घंटे इंटू 5 दिन। वो क्या बोल रहे हैं, तुमने कितने घंटे काम किया? तुमने 49 घंटे काम किया, तो 49 घंटे का भी देखते, एक बार का 49 घंटे का भी देते तो दिक्कत नहीं थी। वो 49 घंटे का भी नहीं, इफेक्टिव आवर्स का दे रहे। कितने का? 54 आवर्स। ओवर टाइम का डबल दे रहे। डियरनेस अलाउंस ओवर टाइम में डबल मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। ये चीज समझ में आई क्या किसी को भी? हाँ या नहीं? क्वेश्चन समझा नहीं क्या? क्वेश्चन में कहीं पे वर्ड वापरा है क्या? ओवर टाइम में डबल मिलेगा, डियरनेस अलाउंस का भी। ओवर टाइम में क्या लिखा है? ओवर टाइम इज पेड ट्वाइस ऑर्डिनरी वेज रेट। ऑर्डिनरी वेज रेट कितना है आपका? ये में 25 का है। उन्होंने क्या बोला? ऑर्डिनरी वेज रेट कितना है? 25 प्लस 5.5, यानी आपका रेट कितना हो गया? 27.5। ये वो उनका बोलना है ऑर्डिनरी वेज रेट है। इंटू 2 करो, कितना रेट हो जाएगा आपका ओवर टाइम का? 55 का। 55 के रेट से ओवर टाइम का पेमेंट करो, कितना होगा? 5 घंटे कितना? 275 प्लस 1350 आया था, कितना होगा? 1625। और इनका कितना रहा है? 1647। क्योंकि इनका ये जो है 5.5 ये अफेक्ट कर रहा है आपका सैटरडे को भी। ओ हाँ सॉरी 30.5। तो 30.5 इंटू 2 कितना? 61 का रेट इंटू 5, 305 प्लस 1350। हाँ नहीं, अरे तो एग्जैक्टली नहीं बैठ सकता ना, वो सैटरडे के आवर्स को भी ले रहा है ना। उनका सैटरडे के आवर्स पे अभी आ रहा है, उनका 9th आवर पे भी आ रहा है ओवर टाइम के अलावा। तो उन्होंने 9th आवर पे भी लिया है। 9th आवर कितने हैं? 1 2 3 4। तो 4 इंटू 5.5 का ही डिफरेंस रहेगा आपका। समझ में आया क्या? समझा? क्यों मैच नहीं हो रहा? समझा? मैच नहीं होगा। और लॉजिक उनका गलत है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको? आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपको ऑर्डिनरी वेज रेट पे बोला है। आपका ऑर्डिनरी वेज रेट कितना होता है? बेसिक इज ऑर्डिनरी वेज रेट अनलेस एंड अनटिल बोला है ऑर्डिनरी वेज रेट इज इक्वल टू बेसिक प्लस डीए। कहीं पे बोला है क्या बेसिक प्लस डीए है? तो आप बेसिक को ऑर्डिनरी वेज रेट कंसीडर करोगे। क्लियर है? तो इनका और आपका आंसर इसमें वेरी करेगा। समझ में आई क्या बात? उनका आंसर एक्सप्लेन करूं उन्होंने कैसे किया है? किसी को समझना है? आप लोगों को समझना है उनका आंसर? उनका आंसर इफेक्टिव रेट से उनका आंसर का डिफरेंस खाली आपका यहाँ पे जो 111 लिखा है अपन ने वो, प्लस यहाँ पे जो आपका ओवर टाइम है वो, बस उतने की वजह से उस पर तुम लगा लो डियरनेस अलाउंस, तो आपका और उनका आंसर मैच हो जाएगा। समझ में आया क्या? मैंने वही बताया, उसको भी वो चीज समझ में आ गई। वो सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, पर क्वेश्चन में कहीं पे बोला नहीं है तो वो करना नहीं है। समझ में आया क्या? क्लियर है आपको करना कैसे है? अब इसको लिखो, चलो लिखो, लिखो यार प्लीज, टाइम हो रहा है। आंसर लिखो। हाँ तो टाइम हो गया। इसको प्रेजेंट करना है, कैसे करोगे? लिखो, लिखो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल कॉमा एक्स्ट्रा एंड ओवर टाइम आवर्स। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल कॉमा एक्स्ट्रा एंड ओवर टाइम आवर्स। पर्टिकुलर्स ABC। अब ए के अंदर 3 कॉलम बनेंगे, बी के अंदर 3 कॉलम बनेंगे, सी के अंदर 3 कॉलम बनेंगे। हाँ मैंने क्या बोला? कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल एक्स्ट्रा एंड ओवर टाइम आवर्स। अभी उसमें कैसे बनाना है देखो, टेबल बता रही हूं मैं। पर्टिकुलर्स ABC ये लिखा, यहां तक के सब आ गया। ए में लिखो नॉर्मल एक्स्ट्रा ओवर टाइम, बी में लिखो नॉर्मल एक्स्ट्रा ओवर टाइम, नॉर्मल एक्स्ट्रा ओवर टाइम। समझा क्या? अभी पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और फिर नीचे टोटल। क्लियर है कैसा फॉर्मेट बनाना है? अभी ए का नॉर्मल में मंडे में 8 आवर्स है, मैं कहाँ से देख के लिख रही हूँ बताओ, देखो बोर्ड पे। नॉर्मल का 8, एक्स्ट्रा का 1 और ओवर टाइम का 1.5। समझा कैसे फिल करना है टेबल? नॉर्मल, एक्स्ट्रा, ओवर टाइम। एक्स्ट्रा को मैंने प्लस में लिखा है तो आप वैसे ही कॉपी पेस्ट कर लो। +1 नहीं लिखना है भैया, नॉर्मल में 8 लिखना है, एक्स्ट्रा में 1 लिखना है, ओवर टाइम में 1.5 लिखना है। मेरे पास यहाँ पे 3 कॉलम बनाने की जगह नहीं थी ना, इसलिए मैंने +1 लिखा था। समझा क्या? हाँ हाँ, ए बी और सी का ऐसे ही पूरा फिल करना है। बी का तो सिंपल है, नॉर्मल नॉर्मल में 8 8 8, बाकी सब 0 0 0। संडे इन्होंने नहीं लिखा है तो संडे में डैश 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 डैश। अपन ने क्यों संडे लिखा है? क्योंकि अपन बता रहे हैं भैया नॉर्मल हफ्ते में संडे भी आता है, पर वर्किंग डे है क्या? नहीं। तो इनके जैसे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं लिखना, ठीक है क्या? आप लोगों का संडे नॉर्मल वर्किंग डे होता है कि वीकेंड होता है? वर्किंग होता है। एग्जैक्टली, संडे इज अ वर्किंग डे। क्या क्या लिखना है आपको? ये लिखना है, 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 ये लिखना है। सबको समझ में आ रहा है क्या टेबल कैसे फिल करना है? नहीं नहीं, अलग अलग ही लिखना है तो आपका यहाँ पे 44 नहीं आएगा टोटल, आपका टोटल चेंज हो जाएगा। तो टोटल तो भैया आपको खुद से ही करना पड़ेगा ना, टोटल तो खुद से ही करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, नहीं अलग अलग नहीं लिखना, अलग अलग लिखना है। 44 5 48 0 0 और 48 4 और 5, ये आएगा आपका टोटल। 48 4 5 एक का नहीं आया, 44 5 बी का 48 0 0, बी का टोटल 48 0 0। समझ में आ रहा है क्या? सी का टोटल कितना है? 48 4 और 5। समझा क्या? सी का टोटल 48 4 और 5 आया क्या? मैडम मैंने आपको 52 लिखने को बोला क्या? क्या बोला मैंने? 48 बोला। भैया किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखना है? टोटल करते नहीं आती क्या? ऊपर की टोटल करना है मैडम। ओ माँ, क्या करना तुम्हारा? समझ में आ रहा है क्या क्या करना है लाइफ में? क्या करना है समझ में आ रहा है क्या? किसने किसने गलत लिखा था? रेज योर हैंड। एक दो, बराबर है, बराबर है, लेकिन टेबल सही बनाया था। बातें हो गई, आगे कंटिन्यू। ये आपका हो गया आर्स का। उसके नीचे लिखो कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ, हाँ, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डिनरी वेज per hour, calculation of ordinary wage per hour and DA per hour, calculation of ordinary wage per hour and DA per hour। लिखा क्या? ABC 3 बना लो। हम्म, नहीं, छोटा सा ही है। पर्टिकुलर्स में लिखो वेज पर डे, वेज पर डे। ए में लिखो 200, बी में लिखो 100, सी में लिखो 300।
कहाँ से देख के बोल रही हूँ मैं? टेबल का हेडिंग दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, 200 पर डे, 100 पर डे और 300 पर डे लिखा। देयरफॉर पर्टिकुलर्स में देयरफॉर वेज पर आवर इज इक्वल्स टू वेज पर आवर 200 डिवाइडेड बाय 8, 100 डिवाइडेड बाय 8 और 300 डिवाइडेड बाय 8, 25, 12.5 एंड 37.5। उसी के नीचे लिखो देयरफॉर ओवरटाइम वेज पर आवर इज इक्वल्स टू, ए में लिखो 25 इंटू 2 50, वर्किंग बता के 25 इंटू 2 वर्किंग बताना है और 50 लिखना है। वैसे ही 12.5 इंटू 2 वर्किंग बताना है और 25 लिखना है। समझ में आया ना? 37.5 इंटू 2 और 75 लिखना है। समझ में आया? अब उसी के आपका वेज पर आवर, वेज रेट पर आवर जो 25, 12.5 और 37.5 निकला वो। हाँ, अब उसके नीचे लिखो डियरनेस पर आवर, डीए पर आवर। डीए पर आवर में पर्टिकुलर्स में ही वर्किंग बता दो, 3 बार वर्किंग बताने की जरूरत नहीं है। कितना लिखोगे? 968 डिवाइडेड बाय 176, तो रुपीज 968 डिवाइडेड बाय 176 आवर्स, ऐसा लिखना। आपने यहाँ पे लिखा डीए पर आवर, वहीं पे लिखना है रुपीज 976 डिवाइडेड बाय 170, कितना आवर्स है? 176 आवर्स। ये समझा? हाँ 68, हाँ वो जो भी है 968 डिवाइडेड बाय 176, ये समझा? अभी हर जगह पे 5.5 तीनों में। ये क्लियर है? ये क्लियर है? अब इसी टेबल में नीचे लिख लो कैलकुलेशन ऑफ वेज पेमेंट। हाँ वही टेबल के नीचे बना लो कैलकुलेशन ऑफ वेज पेमेंट। वही टेबल कंटिन्यू करने दो, बस हेडिंग लिख लो बीच में कैलकुलेशन ऑफ वेज पेमेंट। अब टेबल वही कंटिन्यू होगा, पर्टिकुलर्स एबीसी वाला वही लिखो। वेज फॉर नॉर्मल आवर्स पर्टिकुलर्स में, फिर उसके नीचे लिखो एक लाइन छोड़ के वेज फॉर एक्स्ट्रा आवर्स, फिर उसके नीचे लिखो वेज फॉर ओवर टाइम, फिर उसके नीचे लिखो डीए फॉर द वीक। अभी सबसे पहले वर्किंग बनाओ डीए फॉर द वीक के नीचे, क्योंकि वो सबके लिए कॉमन है। तो कहाँ बनाओगे? पर्टिकुलर्स में। कैसे लिखोगे? ये आपने लिखा है डीए फॉर द वीक 5.5 इंटू ब्रैकेट्स में लिखोगे 8 इंटू 5, 8 आवर्स इंटू 5 डेज। समझा क्या कैसे लिखना है? 220 क्लियर है? ऊपर का क्या लिखोगे? ऊपर वेज फॉर नॉर्मल आवर्स जो है, नॉर्मल आवर्स कितने आए आपके? 40। हाँ तो लिखो नॉर्मल, कौन सा लिखा आपने? वेज फॉर नॉर्मल आवर्स वाला जो है वहां पे वर्किंग में बताओ 40 इंटू पहले में 25 का रेट, फिर 48 इंटू 12.5 का रेट, फिर 48 इंटू 37.5 का रेट। समझा क्या क्या कर रहे हैं? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? फिर ऐसे ही एक्स्ट्रा में क्या आ जाएगा? 4 इंटू 25, यहाँ पे डैश और यहाँ पे 4 इंटू 25, सॉरी 4 इंटू 37.5। एक्स्ट्रा समझा, नॉर्मल समझा, एक्स्ट्रा समझा, क्या क्या लिखना है? समझ में आ रहा है क्या? किसी को डाउट है कैसा प्रेजेंट करना है? समर्थ 4 इंटू 25 और 4 इंटू 37.5 एक्स्ट्रा में। अब वैसे ही ओवर टाइम में क्या लिखोगे? ओवर टाइम की वर्किंग लिखो, ए में लिखो 5 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट
स्क्वायर ब्रैकेट 5 इंटू राउंड ब्रैकेट में 25 इंटू 2, बी में डैश, सी में कितने घंटे, सी में भी 5 है ना, 5 इंटू 37.5 इंटू 2, क्या हो गया मैडम? एक्स्ट्रा में ओवर टाइम के पैसे नहीं मिलते, नॉर्मल तो मिलेंगे ना। तुम 9 घंटे काम कर रहे हो, अगला तुमको 8 घंटे का ही पेमेंट दे रहा था, आप बेवकूफ हो 1 घंटे काम करने। अरे गलती किसकी भी रहो, एम्प्लॉय को पैसा नहीं देंगे तो एम्प्लॉय भाग जाएगा ना मैडम। नॉर्मल रेट पे, एक्स्ट्रा में जो घंटा लगा वो नॉर्मल रेट पे पे होगा। समझ में आ रहा क्या? मैं ना टेबल ही बना के बताती हूँ आपको, ये वाला लास्ट वाला आपको बहुत किच 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 करते हो। देखो ये नॉर्मल लिखा है आपने, फिर एक्स्ट्रा लिखा है, फिर ओवर टाइम लिखा है, और फिर डीए लिखा है। डीए तो लिखा दिया मैंने सबको, 220 लिखा सबने, क्लियर है यहाँ तक के, ए बी सी। अभी नॉर्मल में क्या लिखोगे, 40 घंटे, 48 घंटे और 48 घंटे इंटू 37.5 का रेट, 12.5 का रेट इंटू 25 का रेट। एक्स्ट्रा में 4 घंटे एक्स्ट्रा है 25 के रेट से, यहाँ पे कुछ भी नहीं, डैश डैश, यहाँ पे 4 इंटू 37.5। ओवर टाइम में कितना, 5 घंटे इंटू 25 इंटू 2 और 5 इंटू 37, 5 इंटू 2। समझा क्या कैसे लिखना है? ये टेबल लिखा के सबने अमाउंट्स लिखी, अमाउंट्स लिखी। अब ए बी सी का टोटल, हाँ अपना कितना आ रहा था 1570, तो वही ना अपना जो आया था, एक सेकंड रुको, कौन सा आया था अपना, लिखा हुआ होगा ना इसमें, हाँ आपका 1570, 820 और 2545 टोटल आना चाहिए। आ रही है क्या? तो आपका आंसर आ गया। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है? दैट्स इट फॉर द डे, चलो बाय बाय।